मैं एक जांबाज रांगामाटी से अपना मिशन मुकम्मल करके बांग्लादेश पहुंच चुका हूं। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम कहानियां मिलती रहें, और इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और सबसे अहम, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। लॉन्च ने हमें तकरीबन 1.5 घंटे में उस मकाम पर पहुंचा दिया जहां से हमारा पैदल सफर शुरू होना था। वहां पर चंद छोटी कश्तियां भी मौजूद थीं और उस जगह को शिकारी घाट कहते थे। ये सुंदरबन का वो हिस्सा था जिसे शिकार के लिए मौजू तरीन कहा जाता था, जहां से 5 पगडंडियां मुख्तलिफ अतराफ में जाती थीं। गाइड ने हमें बताया कि इन पगडंडियों में से 3 उन अतराफ को जाती हैं जहां आमतौर पर छोटा शिकार मिलता है, और छोटी शिकार पार्टियां जंगल में सिर्फ 2-3 मील तक अंदर जाकर शिकार करती और वापस आ जाती हैं। बाकी 2 पगडंडियां बड़े शिकार के लिए जाने वालों के लिए हैं। बड़ी शिकार पार्टियां जंगल में 8-10 रोज कयाम करती और मतलूबा शिकार की तलाश में कई दिन भटकती रहती हैं। हमारे पास शिकार की मखसूस राइफलें और बंदूकें नहीं थीं, लेकिन रफीक ने हमें ऐसी गोलियां खलना से ला दी थीं जिनसे हम अपनी राइफलों से शेर और चीते का शिकार कर सकते थे। मेरी और मेरे साथियों की ये सोच थी कि बड़े शिकार की मखसूस राइफलें सिर्फ चाव चोंचले हैं, वरना आम राइफल से भी शिकार किया जा सकता है। सिर्फ हाथी के शिकार के लिए मखसूस राइफल की जरूरत पड़ती है। हम खलना शिकार खेलने के लिए नहीं आए थे, बल्कि हमारा ये प्रोग्राम सुंदरबन के करीब होने की बिना पर अचानक ही बगैर पेशगी तैयारी के बना था। बर्मा से रांगामाटी के सफर के दौरान हमने कई बार हिरन और नील गाय का शिकार अपने आम असलहे से किया था। अजदहे को भी आम असलहे से हलाक किया था। कैसर के बकौल गोली चाहे एक्सप्रेस 55 से चलाई गई हो या रिवॉल्वर से, किसी जानदार से टकरा कर वापस नहीं आती, और जहां एक गोली पूरी तरह असरअंदाज न हो वहां 4-5 या 10 गोलियां वही रिजल्ट देती हैं जो एक्सप्रेस 55 की एक गोली। जंगल में सूरज गुरूब होने से पहले ही अंधेरा छा जाता है। रजी भी अपनी मुलाजमत के दौरान जंगलों में ड्यूटी अंजाम देता रहा था। मैंने उसे ताकीद की कि जंगलों से अपनी वाकफियत किसी पर जाहिर न करे, और अगर गाइड कोई खिलाफ मामूल हिदायत दें या गलत मशवरा दें तो सिर्फ मुझे बता दे। रफीक भी अपने साथ एक आला गैर मुल्की बंदूक लाया था। मैंने साथियों को कहा कि रफीक की तरफ से चौकन्ना रहें। रजी ने मजदूरों में से एक की जानिब इशारा करते हुए मुझे बताया कि उसकी शक्ल जानी पहचानी लगने के बायस उसने चकमा जबान में उसे कोई बात पूछी तो मजदूर ने बेख्याली में पहले उस जबान में आधा जवाब दिया और अपनी गलती का एहसास होते हुए बात अधूरी छोड़कर बंगाली जबान में कहने लगा कि कौन सी जबान बोल रहे हो। मैंने साथियों को इस मजदूर पर खास निगाह रखने का कहा। तकरीबन 2 मील चलने के बाद घना जंगल शुरू हो गया। गाइड्स ने कहा कि आज रात हम यहीं कैंप करेंगे और सुबह घने जंगल में दाखिल होंगे। रजी ने भी उनकी तायद की और हमने वहीं एक मुनासिब जगह पर कैंप लगाया और उसके इर्द गिर्द लकड़ियों का अलाव रोशन किया। रफीक एक खाना बनाने वाला भी हमरा लाया था। रात का खाना खाकर मैंने अपने साथियों को बारी बारी पहरा देने की ड्यूटी सौंपी और मच्छरदानी तान कर सो गए। मैं चकमा जबान जानने वाले मजदूर और रफीक के गठजोड़ के मुतालिक सोचने लगा, लेकिन जल्द ही इस ख्याल को झटक दिया। रफीक को बहरहाल मैंने इस जंगल में हलाक करना था, जहां एक वहां एक और सही, लेकिन चकमा मजदूर का राज मैं उसे हलाक करने से पेशतर जरूर जानना चाहता था। अगली सुबह पौ फटते ही हमने हल्का फुल्का नाश्ता किया और कैंप उखेड़ कर घने जंगल में दाखिल हो गए। यहाँ पर आगे बढ़ना खासा दुश्वार था। पगडंडी को गिरे हुए पत्तों ने खासा ढांप रखा था। गाइड हमारे आगे रास्ता बनाते और रास्ते में हायल टहनियों और झाड़ियों को हटाते। उनके पीछे हमारी शिकार पार्टी अपने लोडेड हथियार उठाए और हमारे पीछे मजदूर हमारा कैंपिंग का सामान उठाए सिंगल फाइल में चल रहे थे। जिस मजदूर ने बजूका और गोलों वाला बैग उठा रखे थे उसे मैंने अपने पीछे और अपने साथियों के आगे चलने का कहा। हम आगे बढ़ते जा रहे थे। जंगल में अभी तक इक्का दुक्का छोटे जंगली जानवर ही दिखाई दिए थे। रास्ते में अब तक एक सांपों का जोड़ा भी दिखाई दिया था। चूंकि वो पगडंडी पर नहीं थे, लिहाजा हम भी खामोशी से गुजर गए। हम मुहज्जब इंसानों की बस्ती से निकलकर जंगल के बासियों के इलाके में आ चुके थे, और उनकी राजधानी में उनसे बिला वजह तगर्रुस करने की हमें क्या जरूरत थी। गाइड्स ने हमें मुतनब्बा किया कि इस हिस्से में चीते दरख्तों के तनों पर बैठे अचानक जस्त लगाकर हमला कर देते हैं और सांप भी बकसरत हैं, लिहाजा अपने कदमों और इर्द गिर्द की नज़दीकी दरख्तों पर खास ध्यान रखें।
हम पद्मा नदी के बहाव के मशरकी जानिब चल रहे थे और हमारी मंजिल बागरहाट थी। बंगाली जबान में बागर शेर को कहते हैं। यहाँ मशहूर ज़माना बंगाल टाइगर और हाथी बकसरत होते हैं और हिरन और नील गाय भी अक्सर इसी इलाके में मिलते हैं। बागरहाट एक छोटा सा गांव है जहाँ जंगली हाथियों को पकड़ने वाले रहते हैं और गाइड्स को मुआवजा लेकर करीबी हिस्से में बंगाल टाइगर्स के सही ठिकानों का पता बताते हैं। बागरहाट में शिकारियों की सहूलत के लिए अंग्रेजों के दौर का बना हुआ एक डाक बंगला भी है। बागरहाट और उसके गिरदोनिवाह में शिकार से फारिग होकर हम फिर उसी रास्ते से वापस जाकर पद्मा नदी उबूर करके उसके मगरबी जानिब के जंगल में जाना था और वहाँ हमारी मंजिल टोवा थी। उस इलाके में हम ज्यादा गहराई तक आगे नहीं जा सकते थे क्योंकि भारतीय सरहद बिल्कुल करीब थी। यहाँ आबी परिंदों के अलावा हिरन बहुत कसरत से होते हैं। शाम ढले हम बागरहाट पहुंचे। गाइड हमें उसी डाक बंगले में ले गया। एक छोटे से टीले पर बना हुआ ये डाक बंगला शिकारियों के लिए एक नेमत से कम नहीं था। बड़ी शिकार पार्टियां यहाँ हफ्तों कयाम करती थीं। हमारे पास चूंकि शिकार के लिए मुनासिब असलहा नहीं था, इसलिए हमने शिकार के एक भरपूर प्रोग्राम की बजाय शिकार के साथ साथ तफरी और अपने मिशन की अंजाम दही के लिए महज शिकार को ज्यादा अहमियत न दी थी। डाक बंगले का बूढ़ा चौकीदार अंग्रेजों के दौर से यहाँ चौकीदारी करने की वजह से अच्छी खासी अंग्रेजी जानता था। उसने अपने लड़कों की मदद से हमारे लिए झटपट कमरे तैयार किए और पूछा कि रात के खाने में हम मुर्गी पसंद करेंगे या शिकार। मैंने शिकार को तरजीह दी तो चौकीदार के लड़के ने अपनी तोड़ेदार बंदूक निकाली। इस कदीम तर्ज तामीर की बंदूक की नाल में बारूद डालकर लोहे की एक गोली डाली जाती है और उसे चलाने के लिए नाल के ऊपर ट्रिगर के करीब एक सुराख पर टोपी रखकर ट्रिगर दबाया जाता है। ट्रिगर की चोट टोपी पर पड़ने से टोपी के अंदरूनी हिस्से से शोला निकलता है जिससे बारूद आग पकड़कर जलता और लोहे की गोली नाल से बाहर फेंकता है। नाल में बारूद अगर ज्यादा डाल दिया जाए तो वो अक्सर फट जाती है। चौकीदार के लड़के ने ये तोड़ेदार बंदूक हमारे सामने भरी और जंगल में चला गया। उसे गए बमुश्किल 20-25 मिनट गुजरे होंगे कि बंदूक चलने की आवाज आई और थोड़ी देर में ही वो लड़का हाँफता हुआ एक हिरन को घसीटता डाक बंगले में ले आया। तीनों बाप बेटों ने हिरन को साफ करके उसे आग पर भूना। उसी दौरान रफीक ने अपने सामान में से स्कॉच विस्की निकाली। चौकीदार ने बोतल देखकर कहा कि साहब ये विलायती शराब तो आप पीते ही रहते हैं, आज हमारी बनी हुई मकामी ताड़ी पिएं, आपको लुत्फ आ जाएगा। मैं देख रहा था कि कैसर नंबर 2 और दूसरे साथी भी पीने की ख्वाहिश रखते थे। मैंने चौकीदार को 6 बोतलें लाने का कहा। चौकीदार थोड़ी देर में ही बोतलें ले आया। औरों के मुतालिक तो मुझे इल्म नहीं था, लेकिन नंबर 2 स्कॉच की पूरी बोतल पीकर भी होशो हवास में रहता था। सफेद रंग की ताड़ी से आधे भरे हुए ग्लास चौकीदार ने सबको दिए, जिसे चंद मिनटों में ही खत्म करके पीने वालों ने मजीद ताड़ी तलब की। चौकीदार बोतलें लेने गया तो रफीक ये कहकर के स्कॉच विस्की के नशे के मुकाबले में इस ताड़ी की क्या हैसियत है, अपनी बोतल लेने के लिए उठा और अभी उसी कमरे में रखी अपनी बोतल तक पहुंचा भी ना था कि एकदम धड़ाम से फर्श पर बेसुध गिर गया। उसे उठाने के लिए कैसर और नंबर 2 उठे तो वो भी चकरा कर गिर गए। मैं हैरान था कि इन्हें क्या हुआ है। मुझे ताड़ी में जहर मिला होने का भी ख्याल आया। मैं दूसरे कमरों में गया तो वहां भी ताड़ी पीने वालों की यही हालत थी। मैं चकरा कर रह गया। इतने में चौकीदार के लड़के मजीद बोतलें लेकर आ गए। मैं इन पीने वालों की यह हालत देखकर समझा कि हम किसी साजिश का शिकार हो गए हैं। मैंने अपना रिवॉल्वर निकाल लिया और चौकीदार के लड़कों पर तान कर उनसे पीने वालों की हालत का पूछा। वो हंसने लगे और बोले कि ये ताड़ी चुस्कियां लेकर पी जाती है, इन सब ने गटागट पी ली होगी तब ही इनकी ये हालत हुई है। उन लड़कों ने पानी से ग्लास भर भर कर उन पर फेंके तो उन्हें होश आया और आध घंटे में उनके हवास बहाल हुए। हमने हिरन का भुना गोश्त खाया और आइंदा सुबह के शिकार का प्रोग्राम बनाते हुए सो गए। मैंने ये फैसला किया कि मजीद एक रात यहाँ गुजार कर हम वापस चलेंगे और पद्मा के दूसरे किनारे पर जंगल में टोवा तक जाएंगे। मैंने साथियों को कहा कि अगर बंगाल टाइगर कल न मिल सका तो उसके इंतजार में हम मजीद यहाँ नहीं रुकेंगे। सुबह नाश्ता देते हुए चौकीदार ने बताया कि बागरहाट के करीब ही खेदा हो रहा है, अगर आप चाहें तो आपको दिखाने के लिए ले चलूं। ये लफ्ज मेरे लिए अजनबी था। मेरे पूछने पर वो बोला कि जंगली हाथियों को पकड़ने, उन्हें पाबजंजीर करने और सुधाने को खेदा कहते हैं। मैंने साथियों से मशवरा करके ये फैसला किया कि आज खेदा देखेंगे और कल शिकार के लिए जाएंगे। लिहाजा वापस रवानगी कल की बजाय परसों पर मुलतवी करते हुए हम खेदा देखने के लिए तैयार हो गए। हम अपना असलहा भी साथ ले गए ताकि अगर मौका मिला तो शिकार भी कर लें।
बागरहाट से तकरीबन 4 मील के फासले पर ऐन जंगल के बीच में दरख्त काट कर जगह साफ की गई थी और एक बड़े दायरे में बहुत बड़े और मोटे बांसों को जमीन में एक दूसरे के साथ गाड़ कर और मजबूत रस्सियों से उन्हें बांध कर दोहरी बाढ़ बनाई गई थी। बांस जमीन में इतनी गहराई तक गड़े और इतनी मजबूती से एक दूसरे के करीब करीब बंधे हुए थे कि बाहर से अंदर देखने की एक जरा सी भी जगह न थी। इस सर्कल के अंदर जाने का सिर्फ एक रास्ता था। ऐसे ही मोटे बांसों का उतना ही मजबूत एक तकरीबन 25 फुट चौड़ा और सर्कल की बुलंदी जितना टुकड़ा रस्सों से सर्कल के ऊपरी हिस्से तक खींचकर इर्द गिर्द के दरख्तों से उसे बांध दिया गया था। यानी इस सर्कल में दाखिले का वाहिद रास्ता 25 फुट चौड़ा था। जब हम वहां पहुंचे तो खेदा के लिए काम करने वाले और चंद तमाशबीन, जिनमें 2-3 गैर मुल्की भी थे, दरख्तों पर खामोशी से बैठे थे। हम भी सर्कल के इर्द गिर्द नजदीकी दरख्तों पर चढ़ गए। कैसर नंबर 2 और चौकीदार मेरे साथ ही दरख्त की एक टहनी पर बैठे थे। हमें वहां बैठे 1 घंटा गुजर गया। मैं यूं ही बैठने से उकता गया और करीब था कि दरख्त से उतरकर साथियों के हमराह यहाँ से चलूं कि हाथियों की चिंगाड़ सुनाई दी। चौकीदार ने सरगोशी में मुझे बताया कि ये माधा सुधाई हुई हथनी की आवाज़ थी और ये मखसूस आवाज़ हथनी सिर्फ उस वक्त निकालती है जब उसे नर हाथी की ख्वाहिश हो। उसी तरह 3-4 बार वक्फे से चिंगाड़ने के बाद हथनी खामोश हो गई। थोड़ी देर के बाद ही चौकीदार ने एक तरफ इशारा करते हुए मुझे कहा कि हथनी आ रही है। चंद मिनटों में ही हथनी नमूदार हुई और आहिस्ता खिरामी से सर्कल के गेट से अंदर चली गई। उस हथनी के पीछे 6 नर हाथी आ रहे थे, जिनमें सबसे बड़ा हाथी उनके आगे था। चौकीदार ने उसी लहजे में मुझे बताया कि ये 6 हाथी जंगली हैं और अपने गिरोह के लीडर हाथी के भरोसे पर उसके साथ आ रहे हैं। लीडर हाथी मस्ती में झूमता हुआ सर्कल के गेट में दाखिल हुआ और उसके पीछे आने वाले हाथी भी उसकी पैरवी में सर्कल में दाखिल हो गए। लीडर हाथी खरमस्तियों के लिए हथनी के करीब पहुंचा ही था कि खेदा वालों के 2 आदमी बिजली की तेजी से दरख्तों से उतरकर गेट के ऊपरी हिस्से पर चढ़ गए और बंधे हुए गेट की रस्सियां काट दी। गेट तेजी से नीचे आया, जिसे खेदा वालों के 4 साथियों ने सर्कल से मजबूत रस्सियों से बांधकर रास्ता बंद कर दिया। हम दरख्त की बुलंदी पर बैठे अंदर का हाल देख रहे थे। लीडर तो हथनी की आवाज और कुर्ब के हुसूल में होशो हवास खो बैठा था। उसके हमराही हाथियों ने जब देखा कि बाहर निकलने का रास्ता बंद हो चुका है तो पहले तो उन्होंने सर्कल के बांसों को अपने माथों की टक्करों से गिराने की कोशिश की और इस कोशिश में नाकाम होकर चिंगाड़ने लगे। हाथी खासा अक्लमंद जानवर है। जब उन्हें यकीन हो गया कि अपने लीडर की नासमझी के बायस वो कैद हो गए हैं तो वो चिंगाड़ते हुए अपने लीडर पर हमलावर हुए और उसे घेर कर अपने दांतों से उसका पेट फाड़ कर उसे हलाक कर दिया। उनमें से एक हाथी खुद भी लीडर को मारते हुए जख्मी हो गया। चौकीदार ने मुझे बताया कि 8 रोज तक इन कैदी हाथियों को भूखा रखा जाएगा और भूख प्यास से जब इनकी कुव्वत मुदाफ़ियत कम पड़ जाएगी तो वो सुधाए हुए हाथी इस गेट से अंदर दाखिल किए जाएंगे और वो यके बाद दीगरे 5 हाथियों को अपने बीच में जकड़ लेंगे और तजर्बेकार हाथी सुधाने वाले इन जंगली हाथियों के पांव पर भारी संगल डाल देंगे। इस अमल के दौरान कई बार इन जंगली हाथियों के पांव में संगल डालते हुए कई अफराद उनके पांव तले कुचले भी गए हैं। संगल डालने के बाद इन कैदी हाथियों को खुराक दी जाएगी और अपने लीडर की हिमाकत के बायस ये कैदी हाथी इंसान के हाथों अपनी गुलामी कबूल कर लेंगे। फिर इनको सुधाया जाएगा और बार बरदारी और खुसूसी तौर पर जंगल के दरख्तों के तनों को अपनी सूंड से उठाकर दरिया या फैक्ट्री तक पहुंचाने का काम इनसे लिया जाएगा। इस दौरान ये गुलामी के आदी और इंसान की सोहबत के आदी हो चुके होंगे और उस वक्त उन्हें अगर बिल्कुल आज़ाद भी छोड़ दिया जाए तो ये वापस अपने ठिकाने पर आ जाएंगे, क्योंकि उनकी आज़ादी की ख्वाहिश तब तक बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होगी। बाद दोपहर हम खेदे का पहला हिस्सा देखकर दरख्तों से उतरे और वापस डाक बंगले की राह ली। मैं सोच रहा था कि अपने लीडर की गलती की सज़ा इन हाथियों ने उसे फौरन ही दे दी और एक हम हैं कि अपने लीडरों की गद्दारी, वतन फरोशी और ज़ाती फ़वायद के लिए पूरी कौम को गिरवी रखने और दूसरों का गुलाम बनने का हमें पूरा यकीन होने के बावजूद हम खुद तो उनसे बाज़पुर्स करते नहीं और अगर कोई जरी और नडर शख्स उनकी इन हरकतों का नोटिस ले तो बजाय उसे दाद देने के उस फरसूदा और बेढंगे आइन के हवाले से एहतजाज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी शक्ल इन्हीं गद्दारों ने मुतअद्दिद तरामीम करके इतनी बिगाड़ दी है कि उसे कौमी आइन कहते हुए भी शर्म आती है। खेदा देखने के बाद डाक बंगले को वापस जाते हुए चौकीदार ने मुझे कहा कि बागरहाट में उसका घर है।
اگر ہم وہاں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے ٹھہر جائیں تو وہ ہمارے لیے آملیٹ چاول اور چائے بنوائے گا، اور کچھ دیر وہاں سستانے کے بعد غروب آفتاب کے وقت ہم ڈاک بنگلے کی طرف روانہ ہوں تو بہت ممکن ہے کہ 1-2 ہرن شکار کر سکیں، کیونکہ اس وقت ہرن سارا دن خوراک کی حصول کی تلاش کے بعد پانی پینے کے لیے ہمارے راستے میں ایک نشیبی جگہ پر جمع پانی کے ایک جوہڑ سے پیاس بجھانے آتے ہیں۔ چوکیدار مجھ سے بڑا انعام لینے کی خواہش میں ہمارے یہاں قیام کے دوران ہمیں زیادہ سے زیادہ خوش اور مطمئن کرنا چاہتا تھا۔ درخت کے تنوں پر گھنٹوں بیٹھے اور کھیدا دیکھتے ہم سب خاصے تھک چکے تھے۔ رفیق کا تو برا حال تھا۔ میں نے ساتھیوں کے مشورے سے چوکیدار کی اس دعوت کو قبول کیا۔ قیصر نے بھی چوکیدار کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ اتنے افراد کا اتنے اسلحے کے ساتھ سندر بن سے شکار کے بغیر خالی ہاتھ لوٹنا اچھا نہیں۔ ہم سب باگر ہاٹ میں چوکیدار کے مکان پر پہنچے۔ چھوٹے سے گھر کے اندر اتنی گنجائش تو نہ تھی کہ وہ ہمیں اندر لے جاتا۔ اپنے گھر اور ادھر ادھر سے مانگی تانگی چارپائیاں اور تکیے لے کر اس نے اپنے گھر کے قریب ایک بڑے درخت کے سائے میں ہمارے سستانے کا انتظام کیا اور خود کھانا اور چائے بنوانے چلا گیا۔ اس گاؤں سے ڈاک بنگلہ تقریباً 2 میل کے فاصلے پر تھا اور انہی 2 میلوں میں وہ جوہڑ پڑتا تھا جس پر ہرن اپنی پیاس بجھانے آتے تھے۔ اس سارے مشن کے دوران قیصر نے مجھ سے اپنی رفاقت، بے لوث جانثاری اور بہادری سے میرے دل میں اتنی جگہ بنا لی تھی کہ وہ مجھ سے حدود میں رہ کر بے تکلفی کے تعلقات پر آ چکا تھا۔ گورکھپور کا ہوائی اڈہ اڑانے، DMI دلی میں میری حراست کے دوران مجھے رہا کرانے کی کوشش میں DMI ہیڈ کوارٹرز پر بموں کے دھماکے، کھٹمنڈو میں میری ایک ٹیلی فون کال پر اپنے ساتھیوں سمیت آنا اور مکتی باہنی والوں کو جہنم رسید کرنا، اور اب میرے ٹیلی فون کرنے پر بغیر پاسپورٹ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ آسام میں ملنا اور مورنگ، مگھ اور چکما قبائل سے مقابلے میں اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا اور اپنے 2 ساتھیوں کی سازش اور غداری بے نقاب ہونے پر انہیں ہلاک کرنا، ان سب واقعات کی زنجیر کی روشنی میں جب میں اس کے متعلق سوچتا تو اتنی محبت، خلوص اور جانثاری کے جذبے کا عشر اشیر بھی کسی بھی شخص حتیٰ کہ اپنے انتہائی قریبی رشتہ داروں میں بھی دکھائی نہ دیتا۔ رشتہ دار تو خلوص کی بجائے دشمنی میں پیش تھے اور مجھے ذک پہنچانے کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ بھارت، کھٹمنڈو اور اب بنگلہ دیش میں قیصر کے مثبت کردار نے اسے میرے بہت قریب کر دیا تھا۔ میرا کوئی بھائی بہن نہیں۔ قیصر واقعی ایک نہایت اچھے اور روایتی چھوٹے بھائی کے کردار کا عملی نمونہ تھا، ورنہ آج کل کے اکثر سگے بھائی تو جان کے دشمن ہوتے ہیں۔ قیصر نے روایتی اچھے بھائی کی کمی پوری کر دی۔ سستانے کے دوران قیصر اپنی کھاٹ سے اٹھ کر میرے پاس آیا اور آہستہ لہجے میں کہنے لگا، بھائی جان، کھیدے کے دوران میں نے کئی بار نوٹ کیا کہ رفیق نے اپنی بندوق سے نشانہ باندھنے کی ظاہراً مشق کرتے ہوئے کئی بار آپ کو شست میں لیا تھا۔ اس کی بندوق لوڈڈ ہے، آپ کو نشانے میں لے کر صرف ٹریگر دبانا باقی تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کے دل میں بھی اتفاقیہ ٹریگر دب جانے کا عذر کر کے آپ کو ہلاک کرنا مقصود ہے۔ کیوں نہ ہم کسی بہانے سے اس کی بندوق اپنے قبضے میں لے لیں۔ مجھے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ اس نے اپنے لباس میں ریوالور یا پسٹل چھپا رکھا ہے۔ حالات کے پیش نظر میں اس پر قطعی بھروسہ نہیں کر سکتا۔ میں نے قیصر کو کہا کہ تم اس کی حرکات و سکنات پر اپنی توجہ رکھو۔ رات کو ڈاک بنگلے میں اسے تاڑی پلوا کر اور بے ہوش کر کے ہم اس کے لباس کی تلاشی بھی لیں گے۔ قیصر بولا کہ بھائی جان، مجھے اسلحہ، کارتوس اور گولیاں بنانے کا فن آتا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو اس کی بے ہوشی کے دوران میں اور میرے ساتھی لڑکے اس کے سارے کارتوسوں اور گولیوں سے بارود نکال کر ان میں مٹی بھر دیں۔ یہ سارا کام ہم آدھ گھنٹے میں کر دیں گے اور اس کی بندوق اور لباس میں چھپا اسلحہ اسی کے پاس رہنے دیں گے۔ اگر اس کی نیت خراب ہوئی تو وہ آپ پر اور ہم پر اپنا اسلحہ استعمال کرنے کی کوشش کرے گا، جس میں ناکامی پھر اس کی خفت اور خوفزدہ ہونے سے ہم نہ صرف لطف اندوز ہوں گے بلکہ اسے ہلاک کرنے کا جواز بھی ہمیں مل جائے گا۔ اس کے دوران ہم مزدور کے روپ میں آئے ہوئے چکما جاسوس کو بھی ختم کر دیں گے۔ قیصر کی اس تجویز پر میں بھڑک اٹھا اور اسے یہ کام کرنے کی نہ صرف اجازت دی بلکہ تاکید کی کہ ایسا ضرور کرے۔ باگر گھاٹ سے ہی واپسی کے وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ جوہڑ کے قریب ہی ہمیں ہرنوں کی ایک ڈار دکھائی دی۔ ہرن بہت چوکنا چوپایا ہے اور اس میں سونگھنے اور خطرے کو بھانپنے کی حس بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ جوہڑ کے قریب ہی تھے کہ انہوں نے اپنے کان کھڑے کر دیے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ خطرے کا احساس ہوتے ہی وہ چوکڑیاں بھرتے ہوئے واپس بھاگے۔ ان بھاگتے ہرنوں پر ہم نے 7-8 فائر کیے، جن سے صرف 2 ہرن گھائل ہوئے اور باقی سب جنگل میں غائب ہو گئے۔ قیصر اور اس کے ساتھی زخمی ہرنوں کی طرف بھاگے اور انہیں ذبح کر دیا۔ مزدور ہرن اٹھا کر ڈاک بنگلے میں لے آئے۔
ہمیں یہ معلوم نہ تھا کہ ہم میں سے کن کے فائروں سے ہرن گھائل ہوئے تھے، لیکن یقیناً ان میں رفیق شامل نہ تھا۔ وہ میرے بالکل قریب تھا اور ابھی اپنی بندوق شانے پر سیٹ ہی کر رہا تھا کہ فائر ہو گئے۔ یہ شکار بہرحال ہماری ساری پارٹی کا کارنامہ تھے۔ ہم کندھوں پر اپنا اسلحہ رکھے فاتحانہ شان سے ڈاک بنگلے پہنچے۔ چوکیدار کو کسی نے خصوصی طور پر بتایا نہیں تھا، لیکن ہمارے سارے ساتھیوں کے رویے سے اسے بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ اس پارٹی کا لیڈر میں ہوں، لہٰذا وہ ہر بات مجھے ہی بتاتا اور مجھ سے ہی احکام لیتا۔ ساتھیوں کی فرمائش پر ایک ہرن آگ پر بھونا گیا اور دوسرے ہرن کا سالن بنایا گیا۔ برتن اور چاول چوکیدار نے مہیا کیے۔ میں نے اسے آج بھی تاڑی کی 6 بوتلیں لانے کو کہا۔ تاڑی پینے سے رفیق نے پہلے تو انکار کیا، لیکن میرے زور دینے پر اور یہ کہنے پر کہ شکار پارٹی میں سب برابر کے شریک ہیں، لہٰذا اگر تم سکاچ وسکی پینا چاہتے ہو تو پھر میرے تمام ساتھیوں کو بھی پلاؤ، وہ تاڑی پینے پر راضی ہو گیا۔ میں نے سخی بنتے ہوئے اسے تاڑی سے لبالب بھرا گلاس دیا۔ پہلے تو وہ چسکیاں لینے لگا اور اسے جب تھوڑا سا نشہ چڑھا تو میں نے باٹمز اپ کہا تو وہ پورا گلاس چڑھا گیا۔ میں نے دوبارہ اس کا گلاس بھرا اور اسے بھی اس نے ایک ہی مرتبہ ختم کر دیا۔ قیصر اور اس کے ساتھیوں نے ہرن پکانے میں مصروفیت کا بہانہ کر کے کھانا تیار کرنے کے بعد پینے کا کہا۔ میں نے جب محسوس کیا کہ تاڑی اپنا اثر دکھا چکی ہوگی تو میں نے رفیق کو صحن میں چلنے اور ہرن پکتا دیکھنے کے لیے کہا، لیکن وہ تو اٹھنے کے قابل بھی نہ تھا۔ میں نے اسے اٹھاتے ہوئے 2-3 جھٹکے دیے اور وہ بے سدھ ہو گیا۔ قیصر نے اس کے لباس کی تلاشی لی اور ایک 30 بور کا پسٹل اور گولیوں کا پیکٹ نکلا۔ اس کے کارتوس کی پیٹی اور لوڈڈ بندوق میں سے کارتوس نکالے اور 25 منٹ میں ہی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کارتوسوں میں سے بارود اور گولیاں نکال کر مٹی بھری۔ پسٹل کی گولیوں کو بغیر مناسب اوزاروں کے کھولنا دشوار تھا۔ اس کا علاج قیصر نے یہ کیا کہ پسٹل کی گولیوں کا پیکٹ خالی کر کے اس میں اپنے 32 بور کے ریوالور کی گولیاں بھر دیں اور پسٹل اور اس کا میگزین بھی خالی کر کے پسٹل اور گولیوں کا ڈبہ اس کے لباس میں رکھ دیا۔ مٹی بھرے کارتوسوں کی پیٹی اور کارتوسوں سے لوڈڈ بندوق بھی اپنی جگہ پر رکھ دی گئی۔ اس کام سے فراغت پا کر پانی کے چھینٹے رفیق کے چہرے پر مار کر اسے ہوش میں لایا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا بھی تیار ہو گیا۔ کھانا کھا کر صبح شکار پر جانے کے لیے تازہ دم ہونے کے لیے ہم جلد ہی سو گئے۔ درخت کے تنوں پر مسلسل کئی گھنٹے بیٹھنے سے ہم تھکے ہوئے تھے، تھائی بھی نشے میں مدہوش تھے۔ میں نے قیصر کے ساتھیوں کی 1-1 گھنٹہ پہرا دینے کی ڈیوٹی لگائی۔ میری آنکھیں بھی نیند سے بوجھل ہو رہی تھی، لہٰذا جلد ہی خواب خرگوش کے مزے لینے لگا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے، اسے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، ساتھ ساتھ ہمارے فیس بک پیج کو فالو کیجئے جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اور فیس بک پر بھی اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے، سبسکرپشن کے بٹن پر کلک کیجئے اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ہماری تمام اپڈیٹس فوراً ملتی رہیں، اور ساتھ ساتھ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ ہم مزید ویڈیوز لے کر جلدی حاضر ہوں گے۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔